हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। जैसे कि आप सबको पता था कि हमने सेकंड सेम का जितना भी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था उसके रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स बनते थे उनको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था इस चैनल के ऊपर। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर हम एक और न्यू शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो थर्ड सेम के पॉलिटिकल साइंस के कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं और उनका क्या-क्या सिलेबस रहेगा उसको डिक्टेट करवाऊँगा। और उसी के साथ-साथ इसके रिलेटेड जितनी भी सब टॉपिक्स होंगे उनके रिलेटेड जो भी सीरीज़ स्टार्ट होंगी या जो भी टॉपिक अंडरस्टैंड करने होंगे, उनके रिलेटेड वीडियो लाई जाएँगी इस चैनल के ऊपर। और आज जो हमारा मेन एजेंडा है इस वीडियो का वो है कि किस तरह से हमारा सिलेबस जो है वो थर्ड सेम के अंदर डिवाइडेड है 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, तो पॉलिटिकल साइंस का जहाँ पे 2 मेजर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और 1 माइनर मिलेगा। अगर मैं पहले मेजर सब्जेक्ट की बात करूँ जिसका कोर्स कोड रहता है यूएमजे पीएसटी 301, जो कि आपका फर्स्ट जो मेजर रहेगा वो रहेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक मेजर सब्जेक्ट है आपका, जिसको आप मेजर 1 कहोगे। एंड इसके आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। एंड सेमेस्टर एग्जाम इसका 60 नंबर का होगा और मिड सेमेस्टर जो इंटरनल्स होते हैं वो 50 नंबर्स के होंगे। और ट्यूटोरियल जो है वो 25 मार्क्स के होंगे, जिसके अंदर 15 मार्क्स आपको जो है वो प्रेजेंटेशन के मतलब राइटिंग के मिलेंगे और जो 10 मार्क्स हैं वो आपके वाइवा जो आप जो प्रेजेंट करोगे स्टेज के ऊपर या क्लासरूम के अंदर फ्रंट में, उसके मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो सेकंड सब्जेक्ट है या सेकंड मेजर है आपका पॉलिटिकल साइंस, वो है हमारा फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसका भी सेम ही क्राइटेरिया रहेगा, इसके भी आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। और अगर मैं माइनर की बात करूँ जिसका टाइटल है, कोर्स टाइटल है, वो है अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करेंगे इसके अंदर। और इसके भी आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, अगर जिस व्यक्ति ने किसी भी स्टूडेंट ने किसी ने मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चुना हो और उसका माइनर भी पॉलिटिकल साइंस है, तो उसको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ जो अभी हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, वो हम करेंगे मेजर 2 का। मेजर 2 के रिलेटेड जितनी भी सब टॉपिक्स होंगे उसके रिलेटेड आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड होती हुई देखने को मिलती जाएँगी जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। इस बार हमने अर्ली स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि पिछली बार हमारा जो सिलेबस था वो छूट गया था और मेरे को भी पढ़ना होता है, तो उस वजह से टाइम कम मिलता है। और अगर मैं बात करूँ मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया था एग्ज़ाम के लिए, मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाए। क्योंकि जो मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया था वो बहुत मेहनत से किया था और मैं चाहता हूँ कि उसकी वजह से किसी को हेल्प हो, तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सिलेबस क्या रहेगा हमारा मेजर 2 का और मेजर 1 का। ठीक है, पहले मेजर 1 का भी डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर 1 का क्या सिलेबस है। तो इसके अंदर आपको 4 यूनिट मिलेंगे। अगर मैं पहले यूनिट की बात करूँ, उसके अंदर हम 2 फिलॉसफर्स को समझने की कोशिश करेंगे और उनके द्वारा दिए गए जो कांसेप्ट्स होंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जिसके अंदर हम फिलॉसफर्स प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा सब यूनिट रहेगा वो प्लेटो का कांसेप्ट ऑफ जस्टिस रहेगा। सेकंड कांसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट समझेंगे, जिसके जिसके अंदर आपने सुना होगा कि जो प्लेटो होते हैं वो अपनी आइडियल स्टेट की बात करते हैं, जिसमें वो फिलोसोफर किंग की बात करते हैं कि जो रूल किया जाएगा वो एक फिलोसोफर किंग के द्वारा किया जाएगा। वो एक नॉलेजेबल पर्सन होगा, उसके अंदर रैशनैलिटी होगी, तो वो एक आइडियल स्टेट का कांसेप्ट वहाँ पे देते हैं, तो उसको भी हम डिटेल तरीके से समझ 2 सब टॉपिक जो हैं वो सिर्फ़ प्लेटो के रिलेटेड रहेंगे और 2 जो हैं वो एरिस्टोटल के रिलेटेड रहेंगे। और ऐसा ही सभी यूनिट्स के अंदर ऐसा ही चलता जा रहा है, जिसके अंदर एक थिंकर के 2 सब यूनिट रहेंगे और दूसरे थिंकर के 2 सब यूनिट रहेंगे और टोटल 4 सब यूनिट हो जाएँगे 1 यूनिट के अंदर। तो अगर मैं थर्ड सब यूनिट की बात करूँ, उसके अंदर हम एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे। एरिस्टोटल का कांसेप्ट ऑफ फैमिली एंड स्लेवरी भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूँ तो ऑगस्टिन्स और थॉमस एक्विन्स की बात करेंगे, जो कि 384 बीसी से लेके 322 बीसी तक रहते हैं। अगर मैं ऑगस्टिन की बात करूँ तो उनका सिटी ऑफ गॉड एंड अर्थली स्टेट को डिस्कस करेंगे, जो उन्होंने कांसेप्ट दिया है। एंड उसके बाद ऑगस्टिन का पीस, प्रॉपर्टी और स्लेवरी के ऊपर क्या व्यू पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। थॉमस एक्विन्स का जो सिंथेसिस ऑफ क्रिश्चियनिटी है उसको डिस्कस करेंगे। और जो थॉमस एक्विन्स का जो चर्च का स्टेट रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूं जिसके अंदर हम मैकेवली और मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैं मैकेवली की बात करूं तो वो रेनेसेंस के पीरियड में आते हैं, मतलब कि जो
मेडिवल इंडिया का टाइम चल रहा था, या मेडिवल टाइम आप कह सकते हो वो 14th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच में। तो उस समय मैकियावेली जो है एक उस दौर में पैदा हुए थे जिसके अंदर क्या हो रहा था कि शिफ्टिंग हो रही थी। रेनेसांस किसे बोलते हैं, क्या वहाँ पे रीबर्थ हो रही थी चीज़ों की, मतलब जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे अब लोग जो है वो उन बिलीफ्स के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर चुके थे। तो उस टाइम के ऊपर मैकियावेली का जन्म होता है, और उनका क्या इम्पैक्ट रहता है रेनेसांस के ऊपर, या रेनेसांस का क्या इम्पैक्ट रहता है मैकियावेली के ऊपर, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैकियावेली का ह्यूमन नेचर के प्रति क्या व्यू पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, और उनका जो स्टेट क्राफ्ट है, मतलब जो स्टेट क्राफ्ट के अंदर उन्होंने द प्रिंस को कुछ समझाया है, जो चीज़ें डिक्टेट की हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंस को क्या करना चाहिए अपनी स्टेट को रन करने के लिए। उसके बाद अगर मैं थर्ड सब टॉपिक की बात करूँ तो मोंटेस्क्यू का हम फॉर्म्स ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे, मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट की बात करूँ जिसके अंदर हम जीएस मिल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्ल मार्क्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जीएस मिल की बात करूँ तो उनका लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जेएस मिल का जो व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या जेंडर इक्वलिटी के प्रति क्या व्यू पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, और कार्ल मार्क्स का डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी इसी सब टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, इसी सब यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कार्ल मार्क्स का जो फेमस क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशन वाला टॉपिक है वो भी इसी टॉपिक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सेकंड सेम के अंदर थर्ड सेम के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का मेजर वन सब्जेक्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपकी बेस बिल्डिंग अच्छी नहीं हुई है। अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ लेते हो तो समझ लीजिए आपके लिए पॉलिटिकल साइंस एक हलवा बन चुकी है। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेम के मेजर टू सब्जेक्ट की बात करूं तो उसके अंदर भी हमें वैसे ही क्रेडिट देखने को मिलेंगे जैसे आपको सेकंड फर्स्ट मेजर के अंदर देखने को मिले। इसका जो कोर्स टाइटल होगा वो होगा फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, की इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी किस तरह से फंक्शन करती है उसके रिलेटेड हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका मेजर टू रहेगा अगर आपने मेजर पॉलिटिकल साइंस रखी है थर्ड सेम के अंदर। इसके अंदर भी आपको 4 सब यूनिट्स देखने को मिलेंगे हर एक यूनिट के अंदर। और अगर मैं पहले यूनिट की बात करूँ तो इसके अंदर आप एवोल्यूशन समझोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव समझोगे इंडियन डेमोक्रेसी का। जैसे मैं पहले सब यूनिट की बात करूँ उसके अंदर आपको एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है डेमोक्रेसी का, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद डेमोक्रेसी इन इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव देखेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और किस तरह से जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को रीडिफाइन करके हमने अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इंडिया की डेमोक्रेसी कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे कि जो यूके के अंदर किस तरह से डेमोक्रेसी फंक्शन करती है और यूएसए के अंदर किस तरह से डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, और उसका इंडियन डेमोक्रेसी के साथ हम कंपैरेटिव देखने की कोशिश करेंगे। सेकेंड यूनिट की बात करूँ तो इसके अंदर हम फंक्शनिंग एंड द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो नेहरूवियन एरा था, जब मतलब नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय इंडियन डेमोक्रेसी किस तरह से फंक्शन करती थी, और जब नेहरू नहीं रहे उस समय किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शन करती थी उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल के ऊपर किस तरह से फंक्शन करती है उसके अंदर हम जो दो सब अमेंडमेंट लाई गई थी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जिसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया गया था, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर किस तरह से डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। और पॉलिटिकल एलीट की बात करेंगे डेमोक्रेसी के अंदर कि किस तरह से जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी को। थर्ड यूनिट की बात करें इकोनॉमिक, लीगल एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी को अफेक्ट कर रहे हैं। लिबरलिज्म तो चलो नहीं समझेंगे, लेकिन न्यू लिबरलिज्म जो है एक न्यू टर्म है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे जब आप इस टॉपिक के ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी को भी डिस्कस करेंगे। कोलिशन पॉलिटिक्स एंड इंडियन डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलेगा। फोर्थ यूनिट की बात करूं तो इसके अंदर हमें इमर्जिंग इश्यूज इन डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी के अंदर जो अलग अलग इश्यूज इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो उस समय वहाँ पे हमें नक्सलाइट्स मूवमेंट देखने को मिलती है और उसका इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। मीडिया एंड डेमोक्रेसी का क्या रोल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। और किस तरह से जो सिविल सोसाइटी है उसका रोल रहता है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, इसको भी इसी यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। और गवर्नेंस एंड इंडियन डेमोक्रेसी, इसको भी इसी सब यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो मेजर टू और मेजर वन का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है।
अगर मैं चाहूँ तो माइनर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको भी डिटेल के साथ आपको समझा सकता अगर हूँ। मैं माइनर सब्जेक्ट की बात करूँ पॉलिटिकल साइंस के 3rd सेम के अंदर तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो भी वैसा ही रहेगा जैसे 4 यूनिट आपको देखने को मिलते हैं मेजर 1 के अंदर। इसके अंदर हमें जो समझना है वो समझना है कि किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, ठीक है? तो पहला जो इसका यूनिट रहेगा वो एवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो मतलब ये जो माइनर और मेजर 2 है वो सेम ही रहेगा मेरे ख्याल से आपके 3rd सेम के अंदर। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से, तो जो मेजर 2 था वो भी सेम ही था माइनर के साथ। तो आपको यहाँ पे कोई वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर 2 होगा वही माइनर आपका सेम होगा, तो इसके अंदर आपको ये प्लस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी सेम सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल एलीट और डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये सारे समझाऊँगा और ये इसी के साथ आपका माइनर भी कंप्लीट हो जाएगा और मेजर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, वो कंप्लीट होता है और आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, उनके रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको अपलोड होते हुए देखने को मिल जाएँगे।